के साथ आपको बता दें कि अब लगातार मतदान लोगों की ओर से किए जा रहे हैं। तो देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, खंडवा, इंदौर, खरगोन, इन तमाम जगहों पर आज वोटिंग हो रही है। और खरगोन में दोपहर 3 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो मंदसौर में दोपहर 3 बजे तक 61.58% मतदान हुआ। रतलाम में दोपहर 3 बजे तक 62.78% मतदान हुआ। 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। उज्जैन में 60.83% वोटिंग हुई। और देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, खंडवा, इंदौर, खरगोन, धार सीट पर वोटिंग लगातार जारी है और 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, जिनमें इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा सीट, आज वहां पर मतदान हो रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि सुबह के समय मतदान केंद्रों पर वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला और पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई। हालांकि दोपहर में गर्मी पड़ने से वोटर मतदान केंद्रों पर कम पहुंचे। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से अब मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक त्रिपाठी जी का रुख करना चाहूंगी। विवेक जी, अब वोटिंग परसेंटेज लगातार सामने आ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पिछले अगर चरणों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था। इस बार के वोटिंग परसेंटेज पर आप कहां देखते हैं अपनी पार्टी को? देखिए, निश्चित ही अभी 6 बजे तक का मतदान बाकी है। वोटिंग प्रतिशत बहुत ही जल्दी स्पष्ट हो जाएगा कि 8 सीटों पर पिछले मतदान के मुकाबले इस मतदान कितना अंतर रहा। जिस तरीके से अभी तक हम 3 चरणों में देखते आए हैं कि वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा, शुरुआती 2 में तो काफी कम रहा। तीसरे चरण में निर्वाचन आयोग ने जरूर उपहार और गिफ्ट के माध्यम से जागरूक करके मतदाताओं को, और सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रयास किए, तो वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा, परंतु फिर भी पिछले चुनाव से कम रहा है। तो निश्चित ही लोकतंत्र के प्रति मतदाताओं का उत्साह जो कम होता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। इसको सुधार की आवश्यकता है। आज अंतिम चरण है, इसके मतदान खत्म होने के बाद जो प्रतिशत आएगा उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि मध्य प्रदेश में कितना अंतर रहा। और निश्चित ही जिस तरीके से लोकतंत्र को लेके पूरे देश भर में भाजपा ने जो कृत्य किए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में हमने देखा हो, दूषित करने की प्रक्रिया अपनाई है, तो उससे मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं विश्वास कम होता जा रहा है। जिस तरीके से मोदी जी ने विपक्ष में रहते हुए जो गारंटियां दी थी, और इस बात को मोदी जी ने आह्वान किया कि मोदी की सभी गारंटियां पूरी हुई है, तो अब मतदाताओं का जिम्मेदारी है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ से 370 वोटों की वृद्धि करनी है, हर विधानसभा में 10% वोटों की वृद्धि करनी है। और जिस तरीके से मतदाताओं ने उनको नकारने का कार्य किया है, तो निश्चित ये भाजपा के लिए चिंता की बात है और भाजपा को उससे नुकसान होता दिख रहा है। 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, देश की जनता का जो फैसला है वो मत पेटियों में कैद हो चुका है। वो अपने मर्जी को आज मैं समझता हूँ वोट के माध्यम से कर चुकी है। और निश्चित ही 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो प्रदेश ही नहीं, देश में एक परिवर्तन की लहर होगी। क्योंकि आज देश जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है उसकी जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए जो भ्रम फैला के जो सरकार बनाई, और सरकार में आने के बाद एक देश की जनता ने उनका लंबा समय दिया, 10 साल देश की जनता ने भाजपा को दिया। और भाजपा ने वादा किया था कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करके रख देंगे। सभी ही दावे, सभी ही वादों पे मोदी जी की गारंटियां सभी विफल साबित हुई है। आज महंगाई जिस तरीके से चरम पे है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात मोदी जी ने विपक्ष में रहते हुए कही, और सत्ता में आने के बाद अग्निवीर जैसी घोषणाएं जब उन्होंने लागू की तो उससे कहीं ना कहीं देश की उन युवाओं का मनोबल टूटा जो लंबे समय से सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। आप देखिए जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर भ्रष्टाचार होता जा रहा है। आज नीट की परीक्षाओं के पेपर 5-5 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो निश्चित ही आज युवाओं के मन में कुंठा का भाव है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, पूरी तरीके से व्यवसायीकरण होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों के ऊपर काले कानून थोपे गए। जब किसानों ने सड़कों पर उतर के सरकार का विरोध किया तो सरकार ने उन्हें खालिस्तानी घोषित कर दिया, भाजपा उन्हें खालिस्तानी बोलने लगे। तो निश्चित ही इस तरीके से मनोबल टूटता है। आज महिलाओं ने बात करी, 400 रुपए का जब गैस का सिलेंडर था तो मोदी जी ने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार। ठीक है मोदी सरकार अब एक ठीक है विवेक जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता वानी आलूवालिया जी से उनसे जानना चाहूंगी। वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, वानी जी किस तरह से बीजेपी को देखती है? हालांकि पिछले चरणों में देखा गया था वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, और आमतौर पर देखा जाता है जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बड़ा झटका होता है। हालांकि इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा है अब तक। वानी जी प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी नमस्कार। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
1 घंटे का समय अभी भी बचा हुआ जी। है। मैं आप दर्शकों को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि जितने भी लोगों ने अभी तक अपना मतदान नहीं दिया है राष्ट्रहित में, अपना राष्ट्र धर्म निभाएं, इसमें चूके ना। ये बहुत आवश्यक है और हमें अपना धर्म पूरा करना चाहिए। रही बात रुझानों की, जी। तो काफी अच्छे परिणाम दिखने आ रहे हैं अभी, और शाम को निश्चित रूप से 7 साढ़े 7 बजे तक बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। जो भी मतदान की वृद्धि हुई है अभी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने दूसरे और तीसरे चरण के बाद जो एक जागरूकता फैलानी शुरू की और लोगों को उत्साहजनक तरीके से इनकरेज करना शुरू किया, वो एक पहलू है। और राजनीतिक पार्टियों ने अपना पक्ष रखा और अपनी जो जवाबदारी है वो भी पूरी की है। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस पहुंच गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी बनारस में इस वक्त मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बनारस से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम बनारस में इस वक्त मौजूद हैं और संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का बनारस है और बनारस में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में पहुंच चुके हैं। प्यार को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। पीछे विशाल का प्रधानमंत्री यहां से अब रोड शो की शुरुआत करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और हर कोई फोन के साथ एक तस्वीर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। अशोक जी, बिल्कुल, प्रधानमंत्री की एक झलक जो है पाने के लिए लोग बेताब हैं। वहां पे देखिए सब। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मदन मोहन वालिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में मौजूद हैं और रोड शो की शुरुआत पीएम करने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो की शुरुआत करेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। बनारस शिव की भूमि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस वक्त मौजूद है। तो आपको बता दें कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस रोड शो में हिस्सा लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में शामिल होंगे। तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान पीएम के रोड शो में हिस्सा बनेंगे और प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होंगे। तो तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं और अलग अलग राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होंगे और पीएम के नामांकन में हिस्सा बनेंगे। तो ये आज मेगा रोड शो जिसे कहा जा सकता है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में अपना नामांकन आज दाखिल करते नजर आएंगे और काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का यह मेगा रोड शो है जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में अपना मेगा रोड शो शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। तो अब की बार 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी ने काशी में रोड शो की शुरुआत कर दी है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। देखिए मातृशक्ति जो है, महिलाएं बड़ी तादाद में वहाँ दिखाई दे रही हैं और भगवा उन्होंने जो है वस्त्र भी पहने हैं और सर पर जो है भगवा। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी समर्थकों की, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों की इसमें भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी काशी आए हैं और एक मेगा रोड शो प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि बनारस प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है जहां से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के इस महापर्व में प्रत्याशी होते हैं।
तो वहीं प्रधानमंत्री आज नामांकन दाखिल करेंगे और इसमें 12 राज्यों के मुखिया यानी कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान शामिल होंगे। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी हुजूम बीजेपी समर्थकों का, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों का इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और अब बीजेपी बड़ी जीत की तैयारी की ओर अग्रसर है, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये मेगा रोड शो किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वानी जी, आप कुछ कह रही थी, मैंने आपको रोका बीच में, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी। मैं ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि पिछले 50 वर्षों तक कांग्रेस सरकार इस देश का शासन कर रही थी। क्या बदलाव ले आए? गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा जी ने दिया था, गरीबी तो और गत में घुस गई। जो डिवाइड होता है बिटवीन एक्सट्रीम रिच एंड एक्सट्रीम पुअर, वो इतना ज्यादा हो गया। ना कोई आधुनिकीकरण था, ना हमारे डिफेंस में कुछ था, ना हमारे तेल में, ना निर्यात में, ना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स थे। हर चीज में सब गड्ढे भरने का काम 10 साल लगा है भाजपा सरकार को। और अब असली सूरत शुरू होगी विकसित भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि विकसित भारत का जो दृश्य है, जो वो काल्पनिक नहीं है, उसकी नींव हमने रखी है और उसका काम का विस्तारीकरण अब शुरू होगा। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहें, चाहे हम रेल और हवाई जहाज की सेवाओं में कहें, रेलवेज के आधुनिकीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। जिस गति पे सड़कें बन रही हैं हमने कभी सोचा नहीं था। 36 से 38 किलोमीटर प्रतिदिन बनेंगे, 12 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफिकेशन प्रतिदिन होगी। कितने करोड़ घर मिल गए हैं गरीबों को, कितने लोगों को जल से नल मिल रहा है, गैस कनेक्शंस मिल रही हैं, स्वरोजगार में और आत्मनिर्भर बना रहे हैं वो हमारे युवा को। जितने स्टार्टअप्स 2014 में थे 400 थे, अब 2024 में 90,000 स्टार्टअप्स है। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। इनके जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स ही नहीं, उनके लिए हॉस्टल्स का भी निर्माण। और हॉस्टल्स का निर्माण इतनी तीव्र गति से और इतना विस्तार हुआ है, ये दर्शाता है कि ये सरकार गरीब, किसान, महिला, जनजाति और राष्ट्र के कल्याण के लिए है। हम तो अब आधुनिकीकरण में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमने हमारी डिफेंस के लिए खुद मैन्युफैक्चरिंग की, अब तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसरो की डेवलपमेंट कभी नहीं हुई थी। हम जो चंद्रयान का अभियान देखते हैं उसमें 58 फीमेल साइंटिस्ट ने उसका नेतृत्व किया है। शान और गर्व की बात है। बिल्कुल। कांग्रेस सरकार जनजातियों के ऊपर इतनी मखौल करती है, उनके ऊपर राजनीति करके। ये सत्य है और कोई नहीं बदल पाएगा कि हमारी राष्ट्रपति भी उसी समुदाय से आती है और गर्व है हमें इस चीज पर। मुझे गर्व है ये बोलते हुए कि महिलाओं को जो आत्मसम्मान और समृद्धि का दृश्य देखने मिल रहा है, अपने पैरों पे खड़े होने का, आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिल रहा है। मैं भी एक महिला हूं, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आप देखिए ना, आज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं, जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 36% महिलाएं हैं। ये आंकड़ा हमने कभी सुना था? उसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रही है, फाइटर प्लेन्स को उड़ा रही है। हमारे खेल कूद के जितनी बेटियां जा रही हैं उसमें विस्तार हो रहा है। हम कहीं भी पीछे नहीं हटे। ये ऊर्जावान प्रधानमंत्री जो अपने आप को पूरे देश के साथ नाता जोड़ता है, पूरे देश की जनता को बोलता है कि ये मेरा परिवार है। ये चाहे मातृशक्ति हो, चाहे उनका युवाओं के प्रति जज्बा हो। आज आपने उनका बयान सुना है सुबह? युवाओं से वो खुद चर्चा करना चाह रहे हैं कि 100 दिन नहीं, अगले 125 दिन के लिए क्या मेरी रणनीति होनी चाहिए जो युवाओं को पसंद आए, जो युवाओं के हित में हो और जो युवा सोच सकते हैं कि देश को आगे लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि मैं उस पे भी उनसे जुड़ के उनसे बात करना चाहता हूं। तो
सबका आशीष है, सबका प्रेम है, भरोसा है, जज्बा है, एक परिवार का नाता है। ये नाता और ये चेहरा क्या कांग्रेस के पास है? वो कल्पना भी नहीं कर सकते। कांग्रेस में तो आज इतनी अंदरूनी फूट डली हुई है कि इनके एक व्यक्ति ने कहीं उत्तर भारत में आज एक बयान दिया कि राहुल जी को तो हमने अमेठी से नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि केएल शर्मा उनसे बेटर कैंडिडेट है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस 50-60 सालों में कितनी दुर्गति हो गई है। और ये भी सत्य है कि मिस्टर एंथनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था 2014 में कि ये जो अल्पसंख्यक राजनीति का ये सहारा लेते हैं, ये कांग्रेस को गत में लेके जाएगी। और वही बात हुई है आज। ना तो कांग्रेस पूरे सीटों पे लड़ पा रही है, एक बैसाखी का सहारा ले रही है, और उसने इंडिया अलायंस में जितने गठजोड़ के इनके गड़बड़ पार्टनर्स हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस है। चाहे आप लालू ले ले, चारा घोटाला, चाहे अखिलेश ले ले, चाहे आप ममता दीदी ले ले, तो ये तो सब बड़े बड़े रणनीति वाले हैं। कौन सी देश की क्षमता और देश की शक्ति को इन लोगों ने बढ़ाया है? इन्होंने कहीं ना कहीं आहत ही पहुंचाई है, चोट ही पहुंचाया है। और इसलिए जनता भी बहुत समझदार है। जब ये जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह करते हैं, जनता के बौद्धिक स्तर पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, तो ये 140 करोड़ की ये आबादी का अपमान करते हैं। और अपमान ये निरंतर करते आए हैं, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर का हो, चाहे वो मातृशक्ति का हो, चाहे अपने खुद के कार्यकर्ताओं का हो। ठीक है, ठीक है। विवेक जी का रुख करना चाहूंगी। विवेक जी, एक बड़ा सवाल यह भी है, बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाए जाते हैं कि कल तक जो एक दूसरे को गालियां देते थे, आज वो गठबंधन में है। जेपी आंदोलन था ना जी। और कुछ आपको बोलना है? आदरणीय मेरी भाजपा के प्रवक्ता जी और कुछ बोलना तो जेपी आंदोलन था ना जी, याद आया? देखिए, ठीक है वानी जी, आएंगे आपके पास। अपनी उपलब्धि, वानी जी ने जिस प्रकार उपलब्धियां गिनाने की, मैंने फिर कहा 10 साल की सरकार में अपनी उपलब्धियां गिनाने की जगह, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जगह, ये कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। उपलब्धि भी बताने गए तो इसरो का नाम गिना रहे हैं। ये भूल गए कि इसरो की स्थापना किसने की। इनने महिला खिलाड़ियों की बात की, जब महिला खिलाड़ियों के ऊपर महिला खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए, एक भी बार मोदी जी ने उनसे बात करके अपनी पार्टी के जो नेता है उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। कार्यवाही भी की तो पिता की जगह पुत्र को दे दिया। तो उन महिला पहलवानों की क्या गलती थी? क्या वो भारत की बेटी नहीं है? आपने जिस तरीके से कहा कि इंडिया अलायंस गठबंधन कर रहा है, 42 पार्टियों का गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं। जब महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के ऊपर ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज किया कि करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने किया है, जैसे ही भाजपा ज्वाइन करते हैं ईओडब्ल्यू की जांच बंद कर दी जाती है, उस घोटाले को दबा दिया जाता है। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के गए, क्या आज व्यवस्था है? एनडीए में वापस आ गए। दोनों पार्टियों ने कस्में खाई थी कि हम दोबारा कभी साथ में काम नहीं करेंगे। सत्ता का लालच इनको उन लोगों से भी जोड़ता है जो इनकी नजर में भ्रष्टाचारी, जब तक वो विपक्ष में, जैसे ही भाजपा ज्वाइन करती है वो पवित्र हो जाता है। जवाब देना है वानी जी, मैं आपको समय दूंगी। आपका समय आएगा, आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा कि मणिपुर में जब माता पुत्री की अस्मिता पे हमला हो रहा था, तब आपकी पार्टी के कितनी केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली में बैठी, वो मणिपुर जाके और माता पुत्री के लिए लड़ाई लड़ी? कितनी बार प्रधानमंत्री जलते हुए मणिपुर में गए? मेरे नेता श्री राहुल गांधी पैदल मणिपुर गए वहां की जनता की समस्याओं को समझने के लिए। आपकी मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में काबिज से एक मंत्री के पुत्र ने एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया था भोपाल। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मंदसौर से ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। तो अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं जहां पर ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। रेलवे अंडरब्रिज नहीं बनने से ग्रामीण नाराज चल रहे हैं और 4 लेन सड़क पर सर्विस लाइन को लेकर भी ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर जहां पर 967 मतदाताओं में से महज 50 ने मतदान किया है और ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो गांव फतेहगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मंदसौर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। तो रेलवे अंडरब्रिज नहीं बनने पर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर एक बार फिर से इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो
66 मतदाताओं में से महज 50 ने मतदान किया और गांव फतेहगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो मंदसौर में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। तो रेलवे अंडरब्रिज नहीं बनने से ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। 4 लेन सड़क पर सर्विस लाइन को लेकर भी ग्रामीणों में अब रोष है। 900 से ज्यादा मतदाताओं में से महज 50 ने मतदान किया है और अन्य ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। अंडरब्रिज का और एक यहाँ पर रोड क्रॉसिंग का, जो हमारे अभी भी 1-2 महीना पहले हमारे गांव का ही कोई धीरूलाल जी धाकड़ वो शांत हो गए, उनका एक्सीडेंट हुआ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर 10 साल हो गए और वहाँ पर 25 साल हो गए और वहाँ पर 400 फीट दूरा जाने हमको धुंधड़का होके दलोदा होके लाना पड़ रहा। 400 फीट दूर का सामान लाना है तो 8 किलोमीटर से घूम के आना पड़ेगा। आप लोगों ने अंडरब्रिज की मांग करी थी सांसद से, फिर क्या हुआ? उन्होंने कुछ भी नहीं सुनवाई की। हमारे सांसद को सुनने के लिए तैयार नहीं। मतदान को आपने बहिष्कार किया, इसी कारण पूरे गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया। साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए, मेरी बात तो इन जनता ने कंप्लीट कर दी। ये शायद मेरे भाजपा की प्रवक्ता ने भी देखा होगा, जिस विकास की बात कर रही थी उसकी पोल तो ग्रामीणों ने खोल के रख दी। आज कहीं ना कहीं मतदान का जो बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि मूलतः आज जिन 8 सीटों पे मतदान था उन सभी सीटों पे भाजपा के सांसद काबिज हैं, जो पिछले चुनाव में ढेर सारी घोषणाएं, ढेर सारी गारंटियां, ढेर सारे वादों के साथ में चुनाव में आए थे और चुनाव जीतने के बाद में कहीं ना कहीं जनता से जुड़ चले गए। आज जनता उनसे पूछना चाहती है कि क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या योगदान था, आपने कितनी बार क्षेत्र की समस्या को देश की संसद में उठाया। तो इन सारी जवाबों को, जब इन सारे सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो वो मोदी जी के पीछे छुप जाते हैं और कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी 8 सीटों पे कई जगह पीने के पानी की समस्या है। देवास की कई ऐसी जगह जहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, निरंतर भाजपा के नेता वहां पे वादा करते हैं कि ट्रेन आएगी, रेल आएगी, स्टेशन आएगा, रेल आती है ना ट्रेन आती है। इन्होंने जैसा कहा नल जल योजना में कितना भारी भ्रष्टाचार है ये जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। और निश्चित ही जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम होता जा रहा है, ये मोदी जी का आह्वान था हर पोलिंग बूथ पे जो 370 वोट बढ़ाने का, वो कहीं ना कहीं जनता ने। लेकिन विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि 2018 में, विवेक जी मेरा सवाल ये भी है कि 2018 में मालवाड़ और नीमच की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दी थी, कांग्रेस को जिताया था, और 2023 में क्या कमी रह गई थी कांग्रेस की ओर से? देखिए, निश्चित ही 15 महीने की जो अल्पमत की हमारी सरकार थी, जो बहुत ही कम समय चली, उसका सबसे बड़ा कारण जो सत्ता के लालची भाजपा के नेता थे, उन्होंने एक मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जो गिराने का कृत्य किया था, खरीद फरोख्त करके जिस तरीके से नेताओं को खरीदा गया और चुनी हुई जनता की सरकार को गिराया। 15 महीने में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जिस तरीके से विकास कार्य कर रही थी, जो वचन हमने दिए थे, हम झूठे वादे नहीं करते, हम वचन देते हैं और जो वचन देते हैं उनको हम पूरा करते हैं। उन वचनों के आधार पर उनको हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, हम युवाओं के बीच में काम कर रहे थे, हम किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे थे, हम महंगाई पे कटौती करने के लिए प्रयास कर रहे थे, निश्चित ही उससे घबरा के भाजपा ने चुनी हुई सरकार को यहाँ पे गिराने का कार्य किया। और जब से भाजपा की सरकार को ना आई है, तो आज देखिए ना मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। आज इंदौर में मतदान हो रहा है, इंदौर से हजारों की संख्या में पैदल चल के युवा भोपाल आए, मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में आके उन्होंने गुहार लगाई कि लंबे समय से जो शासकीय पद रिक्त है उन पे भर्ती प्रक्रिया निकाली जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन युवाओं की तैयारी करते करते ही उम्र निकलती जा रही है, वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ पाएंगे। जब किसानों ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरे मध्य प्रदेश में किसानों ने लंबबंद होकर सरकार को विवश किया कि वो अपने 3 कृषि काले कानून वापस ले। जब वो अपने आंदोलन कर रहे थे तो यही भाजपा के लोग उन्हें खालिस्तानी की उपाधि दिया करते थे। आज पूरे देश भर में धारा 370 के आधार पर वोट मांग रहे हैं, परंतु कश्मीर में जब आज मतदान हो रहा है तो भाजपा का प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका दोहरा चरित्र है, राजनीति में दोहरा चरित्र अपनाते हैं। 370 के नाम पे पूरे देश भर में वोट मांगेंगे पर कश्मीर में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भय है कि आपकी विफलताओं का खामियाजा आपको 4 तारीख को भुगतना पड़ेगा। मैं निश्चित ही कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में देश में परिवर्तन होकर रहेगा। जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो भाजपा के कदमों तले जमीन नहीं होगी, जमीन खुदक चुकी होगी। ठीक है, वानी जी आप कहना चाह रही थी कुछ, मैंने आपको तब रोका था, मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखें। मेरे को कुछ 2-3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की मणिपुर पे। तो कहाँ थी कांग्रेस सरकार जब 370 कश्मीर में था और हमारे हिंदू भाई बहनों को बोला जाता था घर खाली करो, जमीन छोड़ो, भागो यहां से और अपनी बेटियों को छोड़ के जाओ? कहां थे? इनकी आत्मा क्यों नहीं रोई
उन बेटियों के लिए संदेश खाली में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, क्यों सिर्फ मणिपुर में इनका प्यार है? ऐसा क्या प्यार है मणिपुर में आपको? और आप जो बात कर रहे हैं भारत का हिस्सा नहीं है क्या? मैं आपको इंटरप्ट नहीं की हूं भाई साहब, मर्यादा मत लांघिए। हॉर्स ट्रेडिंग की जो इतनी अच्छी सीख थी और जो मतलब मैं बोलती हूँ कांग्रेसी पीएचडी थी, वो कहां से आई? गांधी परिवार, इंदिरा गांधी की देन थी वो। और किसान आंदोलन जो आप बोल रहे हैं, खालिस्तान, देश विरोधी, आंतरिक सुरक्षा खतरे में डाल के जो लोग देश के सगे नहीं है उनके साथ हाथ मिला के आंदोलन करेंगे आप, और उसको आप किसान आंदोलन का नाम देंगे। और 370 का एक मैं इतना अच्छा पहलू आपको अब समझाऊंगी दर्शकों के सामने कि आपको याद रहेगा मेरा एग्जाम्पल। दलितों की इतनी दुर्गति थी कश्मीर में, दलितों को सिर्फ सफाई कर्मचारियों के तौर पर यूज किया जाता था कश्मीर, बहुत अच्छे से मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानती हूं। जब तक 370 नहीं हटा, पढ़े लिखे युवा दलित परिवार के मेन लाइन में कहीं नौकरियां नहीं वहां लेने लायक हो रहे थे। और आपके राहुल गांधी दलितों को बिठा के क्या ज्ञान देते हैं कि मेरे दलित भाइयों, आपके बच्चे आईआईटी में इसलिए क्लियर नहीं होते क्योंकि उनका जो पाठ्यक्रम है या उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऊंची जाति के लोग बैठा। तो आप देखिए, चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का भी मेरा, दोहरा चरित्र क्या, तीन चरित्र, हर एक अलग स्टेट में अलग राजनीति का चरित्र आप नहीं बखान कर सकते हैं ऐसे। पर्दाफाश होता है और नीति बिल्कुल साफ होती है। और रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ की जो 18 महीने की सरकार थी, दुर्गति जो की थी, आपको मैं उसमें भी उदाहरण दे देती हूँ। बच्चों को जो स्कॉलरशिप्स मिलती थी वो बंद हो गए, कुछ गरीब लोगों को जूते चप्पल मिलते थे और उनको कुछ सहारा मिलता था, वो बंद हो गया। उसके बाद कुछ किसान योजना थी जिसमें उनको कुछ पैसे मिलते थे, वो बंद हो गया। किसानों को उनके ऋण के लिए पैसे देने बाद में शुरू किए जब सरकार बदली। अब उनको 6,000 प्लस 6,000 केंद्र और राज्य सरकार दोनों दे रही है। उनके एमएसबी पे ध्यान दिया जा रहा है। जो जनजातीय क्षेत्र के हैं उनको तेंदू पत्ते पे उनको बढ़ोतरी मिली है उसकी सेलिंग प्राइस पे, और उसके साथ में बोनस मिल रहा है। सहायता ग्रुप्स बने हैं महिलाओं के जिसमें वो छोटे छोटे रोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। आप लोग जब महिला शक्ति को शक्ति बोलते हो लड़ना है, शक्ति को नष्ट करना है, तो कहां से हम आपसे सम्मान की अपेक्षा करें? ठीक है वानी जी, ठीक है। विवेक जी, मैं आऊंगी आपके पास, और कई सवाल वानी जी की ओर से खड़े किए गए हैं और आप किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। फिर विवेक जी मैं आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मध्य प्रदेश में बारिश के बीच में भी मतदान जारी है। ये बड़ी खबर जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। शाजापुर में मौसम का मिजाज बदला है और भारी बारिश देखने को मिल रही है। आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पोलिंग बूथ धाराशाही और तेज आंधी में टेंट उड़ने की भी खबर है। तो मतदान केंद्रों पर मतदाता अब बारिश के चलते नहीं पहुंच पाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, तो जहां पर बारिश में मतदान को लेकर ये बड़ा अपडेट, जहां पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बारिश का असर मतदान पर भी अब देखने को मिला। तो पूरे शहर की बिजली भी इस बारिश के चलते गुल हो गई और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भी अंधेरा छाया। तो इस बारिश की वजह से मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर आपको बता दें कि धाराशाही है और तेज आंधी के चलते टेंट भी उखड़ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश के बीच अब मतदान पर भारी असर देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच अलीराजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीराजपुर से। तो मौसम का मिजाज बदला है अलीराजपुर से। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर मौसम ने अपने तेवर बदले हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर अलीराजपुर से, जहां पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का अब जाना चालू है। गर्मी से मतदाताओं को कहीं ना कहीं राहत मिलती भी नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदला है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीराजपुर से, जहां पर हल्की बारिश दर्ज की गई है और मतदाताओं को कहीं ना कहीं राहत मिली है। मौसम का मिजाज बदला है और धूप से मतदाताओं को ये बड़ी राहत मिली है इस बारिश के चलते। तो तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई है और मतदान केंद्रों पर अब मतदाताओं का जाना चालू है।
तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलीराजपुर से। मौसम का मिजाज बदला है, मौसम सुहावना हो गया है, जहां पर अब तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का जाना चालू है और ये बड़ी राहत गर्मी से मतदाताओं के लिए मानी जा रही है। तो गर्मी से मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है, जहां पर अब हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम का मिजाज बदला है और अलीराजपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और गर्मी से मतदाताओं को यह बड़ी राहत मिली है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का जाना लगातार चालू है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते नजर आ रही हैं। तो भीषण गर्मी से मतदाताओं को इस बारिश के चलते बड़ी राहत मिली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। इंदौर में भी मौसम का मिजाज बदला है। इंदौर में भी मौसम का मिजाज बदला और तेज आंधी तूफान और ओले भी गिरे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इंदौर से ये बड़ी खबर। तो बेमौसम बारिश ने कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ा दी है और मतदान प्रतिशत कम होने का अनुमान भी इस बारिश के चलते लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के इंदौर से, जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। तो इंदौर में भी बारिश होने की खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं तेज आंधी तूफान और ओले गिरे हैं, जिससे अब वोटिंग परसेंटेज पर भारी असर देखने को मिल सकता है। तो शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। तो आपको बता दें कि मतदान का आधा घंटा और शेष है और ऐसे में मतदान प्रतिशत कम होने का अनुमान इस बारिश के चलते लगाया जा रहा है। तो इंदौर में मौसम का मिजाज बदला है और इसी के चलते आपको यह भी बता दें कि तेज आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में भी मौसम का मिजाज बदला है और तेज आंधी तूफान देखने को मिला, जिसके साथ ओले भी गिरे। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब आधे घंटे के करीब अब समय बचा है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इंदौर में अब तक सबसे कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है और मतदान प्रतिशत कम होने का अनुमान अब इस बारिश के चलते भी लगाया जा रहा है। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में अब बारिश शुरू हो गई है और बेमौसम बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर इसका खासा असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अब आधे घंटे से भी कम का समय बचा है जब मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे में अब इस बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। तो लगातार अब खबरें आ रही हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। और हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, किसान आंदोलन को लेकर मैं देख रही थी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखें। देश की जनता ने मोदी सरकार को दिया। मोदी सरकार ने जितनी भी गारंटियां दी थी उन सारी गारंटियों में विफल साबित हुए। तभी तो जब आज मोदी जी आह्वान करते हैं कि हर प्रत्येक पोलिंग बूथ पे वोट प्रतिशत बढ़ाइए, तो जनता उनके आह्वान को नकार देती है। निश्चित यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी। मध्य प्रदेश की 20 सालों से जो विगत भाजपा की सरकार है, इनके जो सांसद चुनके आते हैं ये चुनाव के बाद में गायब हो जाते हैं। आज 8 सीटों पे जहां मतदान हो रहे हैं वहां पे वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं। विधानसभा चुनाव होता है तो इंदौर में मेट्रो दिखा देते हैं, लोकसभा चुनाव होता है तो मेट्रो दिखा देते हैं। 2 स्टेशन भी चालू नहीं कर पाए, निरंतर लेट होती जा रही है मेट्रो। कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो जो वादे किए थे वो कभी पूरा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आज मैं समझता हूँ आम जनमानस में गुस्सा है। हमारी कमलनाथ जी की सरकार को लेकर आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता महोदय आरोप लगा रही थी कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान माफी में हमने कुछ नहीं किया। पिछले जो पूर्व इनके कृषि मंत्री थे कमल पटेल जी, उनका उनके परिवार का कर्जा माफ किया, जिसके प्रमाण है। जब ये बोलेगी तब मैं इनको भेज सकता हूँ। युवाओं के लिए जो हमने कदम उठाए थे, निश्चित ही अगर 5 साल की हमारे पूरा कार्यकाल पूरी करती है सरकार तो उसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में पेश करते हैं। मोदी जी जब विपक्ष में होते हैं तो बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते हैं। परंतु आज 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, सेना की भर्ती की भी उन्होंने अग्निवीर योजना जो थोप दी, कहीं ना कहीं उससे भी आज युवाओं के मन में
कुंठा है और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में युवा आज सरकार से जवाब चाहता है कि 2 करोड़ रोजगार की बात जो आपने कही थी वो कहाँ गई। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की जगह भ्रष्टाचारियों को एक एक करके भाजपा में जो शामिल किया जा रहा है, उससे आज देश की जनता का मोदी सरकार से कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ है और देश की जनता ने तो आप ये प्रचंड कहना बहुमत से चाहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता आए हैं वो भ्रष्ट थे? जो आए हैं, ईओडब्ल्यू ने केस किया था, वाणी जी आप उसका जवाब नहीं, आपने कहा ना कांग्रेस के नेता जो जवाब नहीं देंगे। मेरे सवाल का जवाब मैंने आपसे पूछा, मणिपुर जाने का साहस क्यों नहीं जुटा पाए? वाणी जी आप जवाब नहीं दे पाए, आप जवाब। लेकिन वाणी जी ने जवाब दिया विवेक जी, मंत्री ने। मैंने आपको बहुत स्पष्ट जवाब दिया है, आप घुमा रहे हैं। वाणी जी मैंने आपसे स्पष्ट सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में आपके मंत्री के पुत्र ने राजधानी में एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया, उसकी गिरफ्तारी आज तारीख तक क्यों नहीं की गई? उस पर आपने जवाब नहीं दिया वाणी जी। वाणी जी जब विपक्ष, ठीक है वाणी जी आप बोलिए, बताइए। भाजपा सरकार ने जहां जहां दोषी है उसके ऊपर उपयुक्त एक्शन ली है। आपकी सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे को ये बताइए, अच्छा तो मेरे को ये बताइए, राजस्थान जैसे, विवेक जी वाणी जी जवाब दे रही है ना सर, विवेक जी राजस्थान जैसे आपके प्रदेश में जो बोलते हैं ये पुरुषों का राज्य है, वहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट तो स्थापित। विवेक जी सुन तो लीजिए, विवेक जी ज्यादा है, महिला अत्याचार परम सीमा पे है, वहां पे आपने अपने मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया? आपने साउथ में अपने मंत्री और कार्यकर्ताओं के ऊपर क्यों नहीं सवालों निशान उठाया? आपने कर्नाटक में आपके पार्षद की बेटी जिसके ऊपर लव जिहाद का भी मामला हुआ है, आपने क्यों नहीं गिरफ्तारियां की? वो 8 क्यों की? वहां पर जातिगत मतगणना की राजनीति चल रही थी। आप मेरे को ये बताइए, ये तो लव जिहाद का मामला है, वोट जिहाद क्यों शुरू कर दिया? सलमान खुर्शीद आप ही के साथी है ना, उनकी अभी एक रिश्तेदार ने बोल दिया भाई हमको तो मोदी को हटाने के लिए वोट जिहाद करना चाहिए। ये कहां से आ गया? वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? ठीक है अब विवेक जी से सुन लेते हैं। वाणी जी में बोला है, आपने अपने न्याय पत्र में बोला है कि मैं पर्सनल लॉ के हिसाब से करेंगे। पर्सनल लॉ क्यों? रेपिस्ट को आप पत्थर मारेंगे सरेआम, उनको चौक पे खड़े करके सबसे बड़ी क्या बात कर रहे हैं? आपके घोषणाओं से, आपके वक्तव्यों से वो आ रही है। 10 साल मिले, 10 साल राज करने के। विवेक जी मैं आपसे जवाब लूंगी। विवेक जी अब ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। वोटिंग परसेंटेज अब तक के सामने आए हैं, ताजा वोटिंग परसेंटेज अब सामने आए हैं। तो वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 68.01% वोटिंग हुई है। देवास में 5 बजे तक 71.53% मतदान हुए हैं। तो देवास में वोटिंग परसेंटेज अच्छा है और धार में 67.55% मतदान हुए हैं। इंदौर में 56.53% मतदान हुआ। इंदौर में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है। खंडवा में 5 बजे तक 68.21% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर जहां पर 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज अब सामने आए हैं। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको ताजा वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, जहां पर देवास में 5 बजे तक 71.53% मतदान हुए। देवास में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। धार में 5 बजे तक 67.55% मतदान हुआ और इंदौर में 56.53% मतदान हुआ। इंदौर में अब तक सबसे कम वोटिंग हुई है। तो खंडवा में 68.21% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर। ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 68% से ज्यादा मतदान हुए हैं। देवास में 71.53% मतदान हुए हैं। तो देवास में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किए गए हैं। खरगोन में 5 बजे तक 70.80% मतदान हुए हैं और मंदसौर में 71.76% मतदान हुए हैं। तो रतलाम में 5 बजे तक 70.61% मतदान हुए। ये बड़ी खबर, जहां पर वोटिंग परसेंटेज इस बार का अच्छा दर्ज किया गया है। उज्जैन में 70.44% मतदान हुए हैं और मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 68.01% वोटिंग हुई है। तो ये 5 बजे तक के ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। खरगोन में 5 बजे तक 70.80% वोटिंग हुई है और मंदसौर में 5 बजे तक 71.76% मतदान हुए हैं। तो ये ताजा आंकड़े सामने आए हैं। ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं 5 बजे तक कहां पर कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है।
तो 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 68.01% मतदान हुए हैं। तो हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, निश्चित ही बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक चुनी हुई सरकार जिसको प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने जन आशीर्वाद दिया, उसके बाद में सत्ता पे काबिज होने के बाद में आज महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पा रही, महिलाओं का मुद्दा आप क्यों उठा रहे हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया था कंगना रनौत पर। विवेक जी, देखिए, निश्चित ही संदेश खाली में अगर कुछ होता है तो उनको दिखता है, मणिपुर में अगर कुछ होता है तो वो इनको नहीं दिखता। ये कहीं ना सुरजेवाला ने दिया था हेमा मालिनी पर बयान, आप महिलाओं का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं सर? वानी जी कश्मीर की बात कर रही, धारा 370 की बात कर रही, तो आज आपके प्रत्याशी क्यों नहीं चुनाव में उतार पाए आप? वहां पे आज मतदान था, वहां पे भाजपा के प्रत्याशी आप गड़बड़ बंधन कर सकते हो। धारा 370 और नोटबंदी जैसी जो योजनाएं थी वो विफल साबित हुई है, इसीलिए जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। जनता को वानी जी, जनता को जवाब नहीं दे पाएंगी आप, गुमराह करने के लिए। मैं तो अभी जवाब दे रही हूँ आपके मुख पे। विवेक जी, चलिए वानी जी से जवाब ही ले लेते हैं। विवेक जी, जवाब ही ले लेते हैं वानी जी से। वानी जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। विवेक जी, जवाब ले लेते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, चोर चोर मुसहरे भाई होते हैं। इंडिया गठबंधन में इन्होंने जितने बोला इतनी बड़ी गठबंधन है, तो भाई ये इतनी गड़बड़ गठबंधन है, उसमें ये गठबंधन एनडीए है, सारे डिफॉल्टर है, सबके ऊपर इंक्लूडिंग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी लीगल प्रोसेसिंग है। दे आर आउट ऑफ बेल, वो दोनों बेल पे बाहर है, हाँ या ना? बेल पे बाहर है, हाँ या ना? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे हमारे दर्शकों को कोई मैसेज नहीं जा पाएगा, एक एक करके बोलिए प्लीज। वानी जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है? वानी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी इस बार किन मुद्दों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी है? यही सवाल मेरा विवेक जी आपसे भी रहेगा। विकास, राष्ट्रवाद, महिला, युवा, जनजातीय क्षेत्र, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, और उसमें आपको ध्यान दिलाऊं, नक्सली जितने होते थे अटैक, कितने कम हो गए? 70 डिस्ट्रिक्ट से महज 40 या 35 डिस्ट्रिक्ट बचे। हमारे जो जवान शहीद होते थे 50% कम हो गए शहीद होना। जो मैं नमन करती हूँ ऐसे परिवारों को जो अपने बच्चों को भेजते हैं। उसके ऊपर भी राजनीति हुई थी, क्योंकि सुप्रिया जी ने तो बोला था, उन्होंने तो शायद शहीद का दर्जा नक्सलियों को दिया था जी। नक्सली 75% ज्यादा हम मार रहे हैं। हमारे जितनी जीडीपी है अभी उतनी कभी नहीं थी, 6.2। सबसे महंगा दर 1974 में था, जब इन्फ्लेशन 26% थी। इन्फ्लेशन रेट कम है। पर कैपिटा इनकम 86,000 पहले थी 2000 के दशक में, 2005 और 6-8 में। आज इट इज डबल। उसके अलावा हम लोग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो डेवलपमेंट का होता है, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट होता है। हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। हम स्टार्टअप्स में आगे बढ़ चुके हैं। हमारे युवा देश है, युवा शक्ति वाला देश है, इसीलिए स्टार्टअप्स और आत्मनिर्भर और स्किल डेवलपमेंट पे प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। भारतमाला, सागरमाला, बॉम्बे दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट इकोनॉमी, आईएमएफ की रेटिंग, मूडीज की रेटिंग, आप देखिए ना। इंडस्ट्रियल स्टॉक मार्केट परम चरम पे है अभी। ऐसे 4 जनों की जेब में अगर पैसा होता तो ये मुमकिन नहीं होता। ये सब झूठ है। और हाँ, अब तो मैं ये भी बात इस दर्शकों के माध्यम से देना चाहती हूँ, जो अदानी अंबानी इतना करते हैं, आपको पता है अदानी 22 राज्यों में अपने बिजनेस के लिए एमओयू साइन किए, और पिछले 8 या 9 कहां किए हैं पता है आपको? कांग्रेस शासित या इनके भाई बंधुओं के प्रदेशों में किया है। तो ये किस चीज का रोना रो रहे हैं? हम तीसरे बड़े इंडस्ट्रियलाइज नेशन हो रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, फैक्ट्स पे बात कर रही है वानी जी, मैं चाहूंगी आप भी फैक्ट्स पे बात करें। विवेक जी, स्टैंडर्ड्स पे जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 74 न्यू एयरपोर्ट्स, हमारे पास 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है। इसरो की मैं आपको बात कर चुकी हूँ। खड़गे जी ने तो बोला था
हम तो सुई भी नहीं बनाते थे। तो भाई साहब बाबा साहेब और इनको जो इतने बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार और इतने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, वो तो शायद जवाहरलाल नेहरू नहीं दिलाए होंगे फिर। बात तथ्यों पे करिए, हवाबाजी बहुत हो गई। ठीक है, वानी जी ने पूरे फैक्चुअल बात की है। विवेक जी मैं चाहूंगी आप भी बताएं, क्योंकि इस बार बीजेपी का नारा है 400 पार का, कांग्रेस का क्या नारा है? कांग्रेस किन मुद्दों के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही है? विवेक जी। देखिए, वानी जी हो चाहे भाजपा के वरिष्ठ नेता हो, जब विपक्ष में थे तब भी कांग्रेस को कोसते थे, आज सत्ता में आ गए तब भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए मोदी जी ने बड़े बड़े आरोप लगाए। मेरा सवाल ये नहीं है विवेक जी, मेरा सवाल ये नहीं है। करोड़ों रुपए इनके बैंक में जमा है। आज 10 साल की इनकी सरकार में कितना काला धन वापस आ गया, जो प्रत्येक भारतीय के 15-15 लाख रुपए के रूप में। वानी जी मैं इस पर जवाब दूंगी, लेकिन विवेक जी मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस किन मुद्दों के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस के मुद्दे क्या है? बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, कांग्रेस का क्या नारा है विवेक जी? देखिए, बीजेपी के 400 पार का नारा तो अभी 4 तारीख को जब परिणाम आएगा इनकी, वो तो ठीक है, साफ हो जाएगा। कांग्रेस का नारा क्या है? आप तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो 232 सीट पे लड़ रहे हैं। हर वर्ग को वानी जी बोलने तो दीजिए, फिर मैं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। आपकी ठीक है विवेक जी, आप सच बोलिए। आप कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? देखिए, अरे मैं कितनी सीट पे लड़ रहा हूँ वही बता रहा हूँ मैं आपको, पर मूल मुद्दों पे तो चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी तरह मुद्दों से भाग के तो नहीं चुनाव लड़ रहे। क्या देश के प्रधानमंत्री चलिए आप मुद्दे बता दीजिए विवेक जी। पड़ रहा है कि गाड़ी टेम्पो भर भर के पैसा जा रहा है। अरे भैया, आप ही के प्रधानमंत्री बार बार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मंच पे खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि टेम्पो में भर भर के पैसा पहुंचाया जा रहा है। उन्हीं के व्यापारी उद्योगपति मित्रों के बारे में जब ये बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं विश्व भर में भारत की छवि खराब होती है। देश के प्रधानमंत्री जब विवेक जी कहते तो राहुल गांधी भी है, एक तरफ से आलू डालेंगे सोना निकलेगा, क्या ये सच हो जाएगा? कहते तो राहुल गांधी भी है। विवेक जी, देश की जनता ने जब आपको अवसर दिया तो उस अवसर को आपने देश में कितनी बेरोजगारी खत्म की। 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो कही थी, 2 करोड़ रोजगार देने में आप विफल साबित हुए। भ्रष्टाचार तो आरोप हो गए विवेक जी, मेरा सवाल ये नहीं है। कहीं ना कहीं आप असफल साबित हुए। आज देश की जनता ने आपके नारे को क्यों नकार दिया? आपने कहा 400 पार करना है, पोलिंग बूथ पे अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है विवेक जी, कहीं ना कहीं नकार दिया। तो देश की जनता आज आपके हर आह्वान को नकार रही है। निश्चित ही आज मोदी जी ने जो वादे किए थे, जो बातें विपक्ष में रहते हुए कही थी, आपने कहा था नरेंद्र मोदी सरकार में नापाक पड़ोसी कभी साहस नहीं जुटा पाएगा भारत की तरफ आंख उठा के देखने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हमारा छिंदवाड़ा का जवान शहीद होकर तो वापस पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से निरंतर देश की सीमाओं पे हमला किया जा रहा है, मोदी जी उस विषय में बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आपको आनी चाहिए वानी जी, शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। पुलवामा पे आपने राजनीति की, सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने राजनीति की, आपने नक्सलाइट अटैक्स आपने राजनीति की, आपको शर्म आनी विवेक चाहिए। जी, कांग्रेस ने तो मानने से ही मना कर दिया था कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी है। आपको शर्म आनी चाहिए विवेक जी। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो मत बोलिए गलत। 10 साल की सरकार के बाद विवेक जी मेरा सवाल सिंपल सा है, कांग्रेस इस बार किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है? कांग्रेस का क्या नारा है? बीजेपी का नारा है 400 पार, कांग्रेस का नारा क्या है? बस सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है सर, सीधा जवाब दे दीजिए। 10 सालों में जिस तरीके से हर वर्ग को ठगने का काम भाजपा ने किया, चाहे वो किसानों की बात कर ले, चाहे वो गृहिणियों की बात कर ले, चाहे वो युवाओं की बात कर ले, हर वर्ग को ठगने का जो काम किया है, हमारी सरकार बनते ही हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए हम निश्चित ही ठोस कदम उठाएंगे। इन्होंने अगर 10 सालों में विवेक जी 10 सालों में अगर निश्चित ही ठीक है, अगर 10 सालों में बीजेपी ने ठगा है तो फिर 2023 में कांग्रेस को इतनी बुरी शिकस्त क्यों मिली? नहीं मैडम, इनको पूछिए। 75,000 रुपए राहुल गांधी ने वादा किया था राजस्थान और इनकी जो दूसरी जगह शासन विधानसभा के, वहां तो 1 रुपया नहीं पहुंचा। और राजीव गांधी तो खुद बोलते थे कि मेरे कांग्रेस पार्टी के साथ शासन में दिखते थे, 1 रुपया बेचता हूँ 25 पैसे पहुंचते। ठीक है, काला धन वापस कब आएगा? अच्छे दिन यही है क्या? काला धन, अरे मेरे को आपको पूछना था पिछले हफ्ते 1,000 रुपए में बिकने। ठीक है, काला धन कब वापस आएगा ये आपका सवाल है, इसका जवाब वानी जी से ले लेते हैं। ठीक है, काला धन कब वापस आएगा? वानी जी ये सवाल है, ये बताइए। अभी आपके पिछले हफ्ते एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंदिरा गांधी के पास तो कोई जमीन जायदाद नहीं, तो मैं आपको इतना याद दिला दूं। विवेक जी आप भी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भी घुमा फिरा के। ठीक है, वानी जी अपनी बात रखिए। हाँ, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी उसके बाद वेल्थ
जो एक अधिनियम था उसको वापस लिया गया, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी। और पता है कितना, आप कल्पना नहीं कर सकते, अभी के जमाने में $175,000 से ज्यादा, वो सिर्फ भारत में। और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं गांधी परिवार कितनी उन्नति कर सकता है। आय के स्रोत क्या है? वो रॉबर्ट वाड्रा के आय के स्रोत क्या है? 10 लाख की पे बात करते करते 100 करोड़ की हो गई। आज उनके बच्चों के नाम पे अच्छा, और जैसा की आमदनी कैसे बढ़ रही है वो भी तो जरा प्रकाश डाल दीजिए। जैसा की आमदनी कैसे बढ़ रही है? अमित शाह जी के पुत्र का नाम जय शाह है, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ रही है वो भी बता दीजिए। सबने अपना काम डिक्लेयर किया हुआ है, पूछने का अगर हमें नहीं मिलता तो कांग्रेस। चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है मंत्रियों की, ठीक है वानी जी, ठीक है विवेक जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी विवेक जी, कांग्रेस का क्या प्लान है? बीजेपी को किस तरह से रोकेगी? कांग्रेस का प्लान बता दीजिए बस। कांग्रेस का प्लान है, जिस तरीके से भाजपा निरंतर अत्याचार करती जा रही है, आम जनों का जीवन जिस तरीके से दुश्वार करती जा रही है, और वानी जी जैसे प्रवक्ता सोचिए सार्वजनिक रूप से आकर अगर असत्य फैलाने का कार्य कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास, वो तो जनता डिसाइड करेगी सत्य और असत्य क्या है विवेक जी। आप चुनाव में भी मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास जो भाजपा ने किया है, जनता उसमें सफल नहीं होने ठीक है देगी। विवेक जी, आज जनता जानती है कि विपक्ष। ठीक है विवेक जी, एक सवाल और है मेरा, ये कैसा गठबंधन है जो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में तो है लेकिन पंजाब में वो गठबंधन नहीं है? ये क्या मतलब क्या कोशिश की जा रही है? जनता को किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? इंडिया अलायंस जब से बना है, भाजपा की रातों की नींद हराम हो गई। इनके नेताओं ने तो भारत में रहकर इंडिया बोलना बंद कर दिया, ये उसको इंडी बोल रहे हैं। इंडिया मेरा सवाल कुछ होता है, आप जवाब कुछ और देते हैं विवेक जी। मेरा सवाल कुछ होता है, आप जवाब कुछ और देते हैं। वानी जी क्या कहेंगे? वानी जी कुछ कहना चाह रही हैं, चलिए वानी जी का ही कर लेते हैं। 80 के दशक में जेपी आंदोलन था, जितने कांग्रेस के विरोध थे आज इनके गठबंधन में है। गड़बड़ गठबंधन, जेपी आंदोलन का नाम सुना है? कोई इंडिया इंटीग्रेशन नहीं है, डिसइंटीग्रेशन का आंदोलन है आपका। जितने हैं विवेक जी, आप फैक्ट्स पे बात करते नहीं है, जब वानी जी फैक्ट्स पे बात कर रही है तब आप सुनना नहीं चाहते हैं। विवेक जी अब आप सुन लीजिए। मैं फैक्ट्स ही बता रहा हूँ इनको, जो ये देखना नहीं चाहती। जो मैं सवाल पूछती हूँ आपके पास जवाब तो होते नहीं है उसके। उन्हीं के साथ गठबंधन किया है जी। आपके फैक्ट ये भी है, एक सदस्य उस इंडी गठबंधन का, चाहे वो ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे वो लालू जी हो, सबके ऊपर बड़े बड़े घोटाले हैं। क्या पढ़ के बता दूं कितना घोटाला है? शुरू से कोयला घोटाला, बोफर्स घोटाला, फिर आपके रेलवे मिनिस्टर भी अरेस्ट हुए थे क्योंकि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। ठीक है। और बता दूं वेस्टलाइन घोटाला, कितने घोटाले हैं। और उसके अलावा भाई साहब थोड़ा समझदारी से बयान दीजिए, समय की कमी है। आपके तो नेता भी बेल पे हैं। ठीक है विवेक जी, थोड़ा सा समझदारी से ये बता दीजिए कि इन 10 सालों में थोड़ा समझदारी से चलिए वो तो जनता डिसाइड करेगी कौन समझदार है, और 4 जून को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो मतदान से जुड़ी, वोटिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।